हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले जीव जी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज मैक्सिमम सम रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक 2D मैट्रिक्स दी हुई है एन क्रॉस एम साइज की, और हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मैक्सिमम सम का रेक्टेंगल इसमें प्रेजेंट है। हमें बेसिकली पता करना है कि मैक्सिमम सम का रेक्टेंगल इस मैट्रिक्स में कौन सा है जिसका सम सबसे ज़्यादा है। अगर देखो इस मैट्रिक्स में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स दोनों हो सकते हैं। अगर केवल पॉजिटिव एलिमेंट्स होते तो हम क्या करते, तो हम हमारे लिए हमेशा पूरा बेसिकली मैट्रिक्स है उसको एज अ रेक्टेंगल ट्रीट करना हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पूरी मैट्रिक्स का सम निकाल लेते हैं और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता। बट क्योंकि अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स दोनों प्रेजेंट है, तो अब हमें देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो बेसिकली यही है कि हम सारे जो रेक्टेंगल्स हैं उन पर ट्रैवर्स करें और तब फाइंड करने की कोशिश करें कि किस रेक्टेंगल का सम सबसे ज़्यादा। तो अगर हम सारे रेक्टेंगल्स पर ट्रैवर्स करने की कोशिश करें तो हम कैसे कर सकते हो कि हमें बेसिकली बस क्या करना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक बेसिकली एंड पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग सेल और एंड सेल हमें लेनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ऐसे कितनी हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमारे बेसिकली ये पूरी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि एन क्रॉस एम हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं और एन क्रॉस एम ही हमारे एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो हमें हर एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हर एक एंड पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा, और फिर हमें उनके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उनका सम बेसिकली निकालना पड़ेगा। तो इसको तो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हम प्रीफिक्स सम से उनका सम निकाल ले, बट फिर भी हमारा एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या इससे हम कुछ बेटर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो उसके लिए हम देखते हैं पहले कि हमारी ये सिमिलर प्रॉब्लम जो होती है ये हमारी 1D में भी एग्जिस्ट करती है। 1D में इस प्रॉब्लम का नाम होता है बेसिकली मैक्सिमम सम सब एरे। ठीक, तो इसमें हमारे क्या करना है, इसमें हमें मैक्सिमम सम रेक्टेंगल फाइंड करना है क्योंकि हमारा 2D में है। अगर हम इसको 1D में देखें तो 1D में हमारी प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम सम सब एरे। तो बेसिकली उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें एक ऐसे सिमिलर एरे दी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी, और हमें फाइंड करना होता है ऐसी कौन सी सब एरे है जिसका सम बेसिकली सबसे मैक्सिमम हो। ठीक, तो जैसे लेट्स से अगर हम कुछ एलिमेंट्स लेने की कोशिश करें तो ये हमारा मान लो लेट्स से -5 -6 -2 लेट्स से 3 -1 5 2, लेट्स से ऐसे कोई हमारी एरे है। ठीक, अब अगर हम इसमें सारी सब एरेज देखें तो उसमें से हमारे देखते हैं कि लेट्स से कि कौन सी सब एरे जिसका सम सबसे मैक्सिमम है। तो अगर हम ये वाली सब एरे पिक करें, लेट्स से किसी और कलर से दिखाता हूँ मैं आपको, अगर ये हम पीले कलर से देखें तो ये बेसिकली हमारी ये वाली जो सब एरे है इसका सम जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। आप सारी सब एरेज ट्राई कर सकते हो, बट इसका जो सम है वही सबसे मैक्सिमम आएगा। कितना है सम इसका, इसका सम बेसिकली 9 आ रहा है हमारा। ठीक, तो 9 इस सब एरे का सबसे मैक्सिमम सम हो सकता है किसी भी सब एरे का, इस एरे की। ठीक, तो इसको भी करने का ब्रूट फोर्स क्या होता था कि हम बेसिकली सारी सब एरेज पर ट्रैवर्स करते थे, बेसिकली एन स्क्वायर का लूप चलाते थे, और हम फिर क्या करते थे, हम हर एक सब एरे का सम फाइंड करने की कोशिश करते थे और उनका मैक्सिमम निकालते थे। ठीक, लेकिन इसको हम ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते थे, तो अगर आपने सुना होगा कि हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कडेंस एल्गोरिदम। अगर आपको कडेंस एल्गोरिदम नहीं पता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले कडेंस एल्गोरिदम पढ़ लो, क्योंकि उसके बिना तो फिर ये क्वेश्चन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कडेंस एल्गोरिदम इसका प्री रिक्विजिट है। अगर फिर भी किसी को नहीं पता तो मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कडेंस एल्गोरिदम में हम बेसिकली क्या करते हैं। ठीक है, तो देखो क्योंकि हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स दोनों इसमें प्रेजेंट है तो इसलिए दिक्कत क्या आ रही है, तो देखो दिक्कत बेसिकली आती है कि जब आपका लच्चे अगर कोई एरे ही ले लेते हैं, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसमें। ठीक, मान लो हमारे पास ये एरे है। ठीक, और इसमें हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सम निकालना। ठीक, तो हमारा यहाँ तक का सम क्या आ गया, यहाँ तक का सम हमारा 5 आ गया। फिर हमने इसमें इस 2 को भी ऐड करा तो इसका सम क्या होगा, इसका सम बेसिकली होगा हमारा 3। फिर हमने इसमें -4 को ऐड किया तो अब इसका सम हमारा क्या हो गया, अब इसका सम हमारा हो गया -1। ठीक, तो अब अगर देखो अब यहाँ पे 5 अगर हम चूज़ करते हैं तो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा पहले से हम -1 लेके आ रहे थे, अब उसमें इस 5 को ऐड करेंगे। तो अगर हमने किसी माइनस वाली चीज़ में अपने पॉजिटिव वाले को ऐड कर दिया तो ये हमेशा जो हमारा ये सिंगल एलिमेंट अपना खुद की एक सब एरे बना लेता, उससे हमेशा कम ही होगा। तो यानी कि हम पहले से कोई एक डेट लेके आ रहे थे और उसके बाद उसमें हमने अपने एलिमेंट को ऐड कर दिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। नहीं, क्योंकि हम देखो पीछे से अगर कोई पॉजिटिव चीज़ लेके आ रहे होते और उसमें इस 5 को ऐड करते, अगर हम पॉजिटिव का 1 भी लेके आ रहे होते और उसमें अगर हम इस 5 को ऐड करने की कोशिश करते तो हमेशा हम देख सकते हैं कि हमारा जो सम होगा इस सब एरे का वो हमेशा इस सिंगल एलिमेंट से ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कि अगर हम पीछे से कुछ पॉजिटिव लेके आ रहे हैं तो उस सब एरे को हम कंटिन्यू करते हुए इस 5 को भी उसमें ऐड कर लेते। बट क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम पहले से ही एक डेट लेके आ रहे हैं -1 का। ठीक, अगर उसमें अब हम इस 5 को ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा इस 5 से कम ही होगा। तो इट इज़ नो तो हमारे मतलब कि कोई बेनिफिट नहीं है इसमें कि हम इसमें अपने 5 को ऐड करें। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम 5 कह देगा कि क्योंकि तुम पहले से ही कुछ नेगेटिव लेके आ रहे हो तो मेरे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ सब एरे नहीं बनाऊंगा। 5 कहेगा कि मैं खुद की सब एरे स्टार्ट करना चाहता हूँ।
ठीक, तो 5 क्या कहेगा, 5 कहेगा मैं खुद की सब एरे स्टार्ट करता हूँ। अब 5 खुद की सब एरे से आगे एलिमेंट्स को पिक करना स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली अब 5 से स्टार्ट हो गई सब एरे, इसका सम 5 है। अब इसने कहा कि 6 तुम भी मेरे में आ जाओ, तो 6 को क्योंकि दिख रहा है कि देखो पीछे से तो 5 लेके आ रहा है, तो मतलब कि अगर इसको मैं इसकी सब एरे में मैं जाऊँगा तो मेरा जो वैल्यू है वो बढ़ ही जाएगी। ठीक, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा हमारा 5 + 6 जो कि है 11। तो अब बेसिकली 11 हमारा मैक्सिमम सम हो जाएगा। ठीक, तो बस इस कैडेंस एल्गोरिथम का यही कहना होता है कि अगर तुम पीछे से कभी भी कोई एक डेट लेके आ रहे हो तो इट इज़ बेनिफिशियल कि तुम वहीं से अपनी सब एरे स्टार्ट कर दो इंस्टेड ऑफ कि उस सब एरे में अपने आप को जोड़ने के, क्योंकि उससे तुम्हारी वैल्यू हमेशा कम ही हो जाएगी। ठीक, और अगर तुम पीछे से कुछ पॉजिटिव चीज़ लेके आ रहे हो तो उसमें चुपचाप जुड़ जाओ, तो इससे तुम्हारी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। तो बस यही करना होता है हमें कैडेंस में। छोटा सा कोड होता है इसका कि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सारे एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करते हैं। लेट्स से हम ट्रैवर्स कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स पे, और फिर क्या करते हैं हम उसको अपने सम में सबसे पहले ऐड करते हैं। सम में बेसिकली ऐड करा तो प्रीफिक्स सम हमारा निकल आया कि पिछली वाली सब एरे में ही हमने अपने आप को भी ऐड करा, और जैसे हमने अपने आप को ऐड करा अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अब अपने आंसर को अपडेट कर सकते हो तुम, क्योंकि हमें एक नया सम मिला है। तो हो सकता है कि ये सम मेरा जो वो फाइनल पोटेंशियल मैक्सिमम सम बनने का कंटेंडर हो। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बेसिकली अपने सम में ऐड कर बेसिकली अपने आंसर में मैक्सिमाइज कर लेते हैं बेसिकली अपने आंसर को। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें बस ये चेक करना है कि क्या ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी नेगेटिव तो नहीं हो गई है। अगर मतलब कि ये सम ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है तो इसको आगे डेलीकेट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे वाले लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि पीछे से कुछ नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए बेसिकली हम ये करते हैं कि हम हमेशा अपने सम को, या तो अगर वो सम पॉजिटिव है तो सम ही भेजेंगे, अदरवाइज अगर वो सम नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, तो हमेशा हम 0 भेजते हैं कि हमारा पीछे का कोई भी सम नहीं है, तुम अपनी स्टार्टिंग से एक नई सब एरे बना दो। ठीक, तो बस यही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं हम। इसको अच्छे तरीके से लिखने का तरीका होता है कि आप क्या करो, बेसिकली सम को मैक्सिमाइज कर लो 0 के साथ, क्योंकि अगर सम नेगेटिव होगा तो हमेशा यहाँ से 0 रिटर्न होगा, और अगर सम आपका पॉजिटिव होगा तो हमेशा सम की वैल्यू रिटर्न होगी। तो बस ये 4 लाइन के कोड में आप अपनी कैडेंस एल्गोरिथम लिख सकते हो। ठीक, तो इस एल्गोरिथम के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, इस एल्गोरिथम के बाद आपके पास आ जाएगा कि अगर एक आपको एरे गिवन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो उस एरे का मैक्सिमम पॉसिबल सम की कोई सब एरे क्या हो सकती है। ठीक, तो ये चीज़ तो देखो हमें पहले से पता थी, और इसको अब हमें बस लेवरेज करना है अपने इस करंट क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखते हैं इस करंट क्वेश्चन में हम क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें तो बेसिकली हमें क्या दिया है, इसमें हमें 2D में ये चीज़ दी है। अगर हम इसको किसी भी तरीके से 1D में कन्वर्ट कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बस यही देखना है कि कोई भी एक रेक्टेंगल को हम 1D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम कोई भी रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। लेट्स से ये जो ग्रीन वाला रेक्टेंगल दिया इसकी ही हम बात करते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ क्या है, इसकी वैल्यूज़ है -3, 4, 2, 8, 10, 1, 2, 8, 10, 1, और लास्ट रो की वैल्यूज़ हैं हमारी -1, 1 और 7। तो -1, 1 और 7। ठीक, अब अगर हम इस रेक्टेंगल को बेसिकली अपना इस फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं, इसको अगर हम किसी तरीके से 1D एरे बना दें, इसको अगर किसी भी तरीके से 1D एरे हमने बना दिया तो उस पर फिर हम कैडेंस लगा सकते हैं। ये हमें पता है कि अगर 1D एरे मिलती है तो उस पर हम कैडेंस तुरंत लगा सकते हैं। तो इसको बस 1D एरे बनाने का तरीका क्या हो, देखो मैं कहता हूँ कि इसको 1D एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमें सारे कॉलम्स को मिला के एक सिंगल कॉलम बनाना पड़ेगा, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें सारी रोज को मिला के एक सिंगल रो बनाना पड़ेगा। और क्योंकि हम सम ले रहे हैं तो इससे हमारा इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम सारी एरे बेसिकली पूरे रो का सम एक जगह पे इकट्ठा कर दे, इस रो का सम एक जगह पे इकट्ठा कर दे, इस रो का सम एक जगह पे इकट्ठा कर दे, तो हमारा उससे सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अल्टीमेटली तो सारे एलिमेंट्स का सम ले लिया ना। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वाले पूरे रेक्टेंगल से हम क्या करते हैं, हम एक अपना अलग एक 1D रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं। 1D बेसिकली एरे के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वो देखो कैसे कर सकते हैं हम, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इस पूरी रो का सम निकालते हैं। इस पूरी रो का सम क्या हो जाएगा, इस पूरी रो का सम हो जाएगा आपका, अगर देखो तो आप -3 + 4 + 2 दैट इज 3। ठीक, तो इससे क्या हो गया, इससे आपका पहली वाली रो का सम निकल आया। दूसरी वाली रो का अगर हम सिमिलरली सम निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 8 + 10 + 1 दैट इज 19। और थर्ड रो का अगर हम सम निकालने की कोशिश करें तो -1 + 1 और +7, तो हमारा इसका सम हो जाएगा 7। ठीक, तो अब हमने इससे क्या कर लिया, इससे हमने अपने एक रेक्टेंगल को, जो हमें रेक्टेंगल फाइंड करना है उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने एज अ बेसिकली 1D एरे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब देखो अब फायदा क्या हो गया इसको 1D एरे रिप्रेजेंट करने से, क्योंकि हमें पता है कि कैडेंस इस 1D एरे पे लग सकती है। तो अब इस 1D एरे पे हम सिंपली अपनी कैडेंस पुट कर सकते हैं। कैडेंस का क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n होती है। अगर इस 1D एरे का साइज ऑर्डर ऑफ n है, बेसिकली साइज n है, तो हम ऑर्डर ऑफ n में अब इस एरे में मैक्सिमम सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने अपने एक पूरे रेक्टेंगल में सम फाइंड कर लिया अपना मैक्सिमम सब एरे का। ठीक है,
तो बेसिकली हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि देखो रेक्टेंगल तो हमने ऑलरेडी पिक कर लिया था, ठीक, रेक्टेंगल हमने ऑलरेडी पिक कर लिया था। अब उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने बेसिकली एक रो के फॉर्म में अगर डिनोट कर दिया तो बेसिकली हमने इससे पूरे रेक्टेंगल की जो बेसिकली लेंथ है उसको तो सेम रखा। अब बस हमें विड्थ पे चूज़ करना है कि इसकी विड्थ कितनी चूज़ करनी पड़ेगी यहाँ से हमें। तो देखो लेंथ तो हम पूरी चूज़ कर रहे हैं, विड्थ हमें चूज़ करने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे अपनी कंडेंस लगा दी तो उससे हमारी विड्थ पता चल जाएगी। बेसिकली हमें विड्थ और लेंथ से कोई मतलब नहीं है, हमें बस केवल सम से मतलब है। तो हमने क्या किया, हर एक रो का सम बेसिकली रख लिया इस रेक्टेंगल के और उसके बाद इस पर कंडेंस लगा दी तो हमारा जो मैक्सिमम सम हो जाएगा वो आ जाएगा। ठीक, अब बस हमारा काम क्या बचा, अब हमारा काम बेसिकली बचा है कि सारे रेक्टेंगल्स पर ट्रैवर्स करना है। जैसे ही हम सारे रेक्टेंगल्स पर ट्रैवर्स कर लेंगे तो हमें पता है कि हर एक रेक्टेंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक रेक्टेंगल को बेसिकली एक सिंगल 1D अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, उसके बाद उस पर कंडेंस लगा दो। ठीक, तो रेक्टेंगल अगर हमने सारे निकाल लिए तो उसके बाद केवल हमारा ऑर्डर ऑफ एन का काम बचा है। क्यों, पहला ऑर्डर ऑफ एन बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन लगेगा हमारा, क्योंकि पहला ऑर्डर ऑफ एन इस सारे जो बेसिकली रोज हैं उसका सम ऐड करके एक सिंगल जगह पे लिखना, और दूसरे वाले ऑर्डर ऑफ एन में क्या होगा, दूसरे वाले बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन में आपका जो कैडेंस लगेगी सिंगल वाली एरे पे। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि हम सारे रेक्टेंगल्स पे एफिशिएंटली कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो देखो मैं कहूँगा भाई कि सारे अगर तुम्हें रेक्टेंगल्स पे ट्रैवर्स करना है तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि देखो भाई तुम एक काम करो, तुम रो बाय रो ट्रैवर्स करने की कोशिश करो। ठीक, बेसिकली कॉलम बाय कॉलम, या तो तुम रो बाय रो कर सकते हो तो कॉलम बाय कॉलम, कोई भी एक तरीका पिक कर लो। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं कॉलम बाय कॉलम ट्रैवर्स करता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं पहले स्टार्टिंग पॉइंट इस वाले कॉलम को मानता हूँ। अब ये वाले कॉलम का पहले ये वाला सिंगल कॉलम लेंगे, फिर उसके बाद इसमें अगला वाला कॉलम भी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से देखो सम भी हमारा निकालने में हमें आसानी हो रही, क्योंकि पहले इस वाले कॉलम में क्या था, हमने एक 1D अरे बनाई लेट्स से, और उसमें केवल इस वाले कॉलम के एलिमेंट्स लिखे। ठीक, अगर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख भी लूँ डमी एलिमेंट्स, तो लेट्स से यहाँ पे 2 3 1 था, यहाँ पे 5 -2 -5, यहाँ पे लेट्स से 1 -2 -3, और यहाँ पे लेट्स से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट्स से 8 10 और लेट्स से यहाँ पे 9। ठीक, अगर हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स ले लिए। ठीक, तो अब मैं कह रहा हूँ कि देखो पहले मैंने कहा कि स्टार्टिंग में हम केवल इस वाले कॉलम को लेंगे, तो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम बेसिकली 2 1 3 होगा, क्योंकि हम सिंगल एक कॉलम ले रहे हैं उसको 1D में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका सम 2 1 3 होगा। अब इसमें मैं कह रहा हूँ कि अपना अगला वाला कॉलम भी ऐड करने की कोशिश करूँगा। मैं अब क्या कह रहा हूँ, अब मैं अपने रेक्टेंगल को बेसिकली एक कॉलम उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये जो अलग अलग वैल्यूज़ आई इनको हम इस वाली रो में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अब अभी तक 2 था, हम एक नई बेसिकली एलिमेंट ला रहे हैं इस वाली रो में, तो 5 भी ऐड हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम -2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1 + -2 आपका -1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम -5 ला रहे हैं तो बेसिकली ये आपका -2 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये हमारा अपडेटेड बेसिकली एक कॉलम ऐड करने के बाद ये हमारा रेक्टेंगल का फाइनल सम है। अब इस पर क्या करेंगे, इस पर हम फिर से कैडेंस लगाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बेसिकली अपने आंसर में मैक्सिमाइज करते जाएंगे हर बार। अब फिर क्या कर सकते हैं हम, फिर एक और रेक्टेंगल ऐड करने, एक और बेसिकली कॉलम ऐड करने की कोशिश करेंगे अपने रेक्टेंगल में, और फिर से क्या करना पड़ेगा, हम फिर से अपने सम को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इसमें 7 में 1 ऐड हुआ तो 8 हो गया, इसमें हमारा -2 ऐड हुआ तो ये -3 हो गया, इसमें हमारा बेसिकली -3 ऐड होगा तो दैट इज़ -5। ठीक, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम फिर से कैडेंस लगा सकते हैं। कैडेंस कैसे लगेगी वो हमने पहले देख लिया है। ठीक है, कि हम स्टार्टिंग से सम लेना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही हमें नेगेटिव सम मिलेगा हम वहीं से उस सम को 0 कर देंगे, और फिर उसके बाद आगे का सम ऐसे सिमिलर तरीके से लेते रहेंगे। ठीक है, तो अब बस हमें 1D अरे में हर बार हम सम को अपडेट कर रहे हैं और उसके बाद इस पर कैडेंस लगाते जा रहे हैं। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम ये लास्ट वाला कॉलम भी इसमें ऐड करेंगे। लास्ट वाला कॉलम ऐड करेंगे तो फिर से सम को अपडेट करना पड़ेगा, ये 16 हो जाएगा, इसमें 10 ऐड हुआ तो ये 7 हो जाएगा, और इसमें 9 ऐड हुआ तो ये हो जाएगा 4। ठीक, अब हमारे पास फिर से एक नया बेसिकली सम की 1D अरे आ गई, तो अब इस पर हम फिर से कैडेंस लगा सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या हो गया, इससे हमारा फर्स्ट वाले बेसिकली कॉलम में स्टार्ट होने वाला सारे ट्रायंगल बन गए। अब क्या कर सकते, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कोई ट्रायंगल बेसिकली रेक्टेंगल ऐसा हो जो कि हमारा सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक नया नया बेसिकली रेक्टेंगल स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा सेकंड कॉलम से स्टार्ट होता हो। सेकंड कॉलम से स्टार्ट होता हो तो अब फिर से अब नया सम लिखना पड़ेगा हमें। नया सम हो गया 5 -2 -5। अब क्या करेंगे हम, फिर उसके बाद इसमें कैडेंस लगाएंगे, फिर हम अगला वाला कॉलम इसमें ऐड करेंगे। अगला कॉलम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका बेसिकली -8। फिर अब इसमें कैडेंस लगाएंगे, फिर एक नया कॉलम ऐड करेंगे, फिर जो आपका अपडेटेड सम आएगा उसको बेसिकली उसका फिर से वो निकालेंगे हम कैडेंस। फिर अब ऐसा हो सकता है कि हमारा ना तो फर्स्ट कॉलम ना तो सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो रहा हो, हमारा कोई ऐसा रेक्टेंगल हो जो कि थर्ड कॉलम से स्टार्ट हो रहा हो। तो बेसिकली हम फिर से थर्ड कॉलम से स्टार्ट करेंगे और अपने फिर सम वाली एरे को अपडेट करेंगे फिर से, और फिर उसके बाद इसमें अगला वाला कॉलम ऐड करेंगे। तो बेसिकली हमें बस क्या करना है, हमें बस सारे जो भी कॉलम वाइज जितने भी रेक्टेंगल पॉसिबल हैं उस पर हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो बस हम देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 2 लूप हम लगा रहे हैं बेसिकली,
कॉलम्स पे, पहला लूप जिससे हमारा बेसिकली डिसाइड हो रहा है कि किस वाले कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, और अगला लूप कि वहाँ से लेके एंड तक सारे कॉलम्स ऐड करने हैं, ठीक। और हर एक इस वाले लूप के लिए जैसे हमारा एक रेक्टेंगल फाइंड हुआ, तो साथ ही साथ हमने क्या किया, हमने सम भी निकाल लिया। बस क्या करना पड़ेगा, हमें सारी रोज पर ट्रैवर्स करके अपने इस पूरे सम को अपडेट कर देंगे। 1D अरे अपडेट हुई तो फिर से हम सेम ऑर्डर ऑफ एन का ऑपरेशन परफॉर्म करके अपने इसमें बेसिकली कडेंस लगा सकते हैं और हमारा फाइनल सम निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने बेसिकली अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा n की वैल्यू बड़ी है या फिर m की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि देखो एक चीज़ पे n स्क्वायर का लूप चल रहा है और एक चीज़ पे केवल एक सिंगल लूप चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम मान लो हमारी कॉलम की वैल्यू छोटी है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम m स्क्वायर और n प्लस n का लूप चला सकते हैं। ये बेसिकली m स्क्वायर है कि हमारा जितने रेक्टेंगल्स है वो फाइंड करने के लिए, ये पहला वाला n है कि उसका प्रीफिक्स हम निकालने के लिए, और दूसरा वाला n है हमारा बेसिकली कडेंस का, ठीक। तो या तो हम ये कर सकते हैं अगर हमारे m की वैल्यू छोटी है, अगर हमारे मान लो m की वैल्यू बड़ी है, n की वैल्यू छोटी है, तो हम बेसिकली n स्क्वायर इंटू एम प्लस एम वाला लूप चला सकते हैं। क्योंकि हम बस क्या करेंगे, अभी हम कॉलम वाइज बेसिकली रेक्टेंगल फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रो वाइज रेक्टेंगल फाइंड करेंगे और अपना कडेंस जो लगाएंगे वो कॉलम वाइज लगाएंगे, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और अगर आप कंस्ट्रेंट देखो तो कंस्ट्रेंट 300 है, तो अगर इसमें हम n क्यूब वाला काम कर भी रहे हैं तो हमारा 10⁻6 10⁻7 के आसपास होगा, तो हमारा ये इजीली पास हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके कोड देखने की बात करें तो कोड देखो मैं क्या किया, n और m पहले निकाल लिए। अब आप चाहो तो यहाँ पे अपना वो चेक भी लगा सकते हो कि हमें n के बेसिस पे लगाना है या फिर m के बेसिस पे, बट फॉर नाउ क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हमारा हम अगर मान लो वर्स्ट केस भी लगा रहे हैं कि हम मान लो मैक्सिमम वाली वैल्यू पे ही भी स्क्वायर वाला लूप चला रहे हैं, फिर भी हमारा ये पास हो जाएगा। तो आपको अगर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज स्कोर करना है तो आप वाला चेक लगा सकते हो। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी आंसर को क्या किया, इंट मिन से इनिशियलाइज कर लिया। इंट मिन से क्यों कर रहा हूँ, जीरो से क्यों नहीं, क्योंकि हमारे अगर इन मान लो ऐसा कोई भी केस है कि हमारा सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उस केस में आंसर हम जीरो रिटर्न कर रहे होंगे, बट वो एक्सपेक्ट करेगा कि जो आपकी मिनिमम नेगेटिव वैल्यू वो आप रिटर्न करो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर को इंट मिन से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद क्या करा है, उसके बाद देखो मैंने पहला लूप चलाया। पहला लूप बेसिकली क्या है कि हमारा किस कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं वाले कॉलम को फिक्स कर दिया बेसिकली, कि jth कॉलम से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेक्टेंगल फाइंड करना। और देखो ये एरे बना ली। एरे में क्या होगा, एरे में बेसिकली हमारा जो 1D एरे हम बना रहे थे जिसमें हम अपना बेसिकली सम स्टोर करेंगे, जिसमें हम बाद में कंडेंस लगाएंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या किया, दूसरा लूप चला है। दूसरा लूप किस लिए है कि अब यहाँ से हम एंड तक जाएंगे, एंडिंग पॉइंट चूज करेंगे अपने रेक्टेंगल का, ठीक। इन दोनों लूप के बाद हमारा क्या होगा, हमने एक रेक्टेंगल ऑलरेडी चूज कर लिया है। अब देखो ये वाला लूप क्या है, ये वाला लूप है इस एरे को अपडेट करना, बेसिकली अपने सम को अपडेट कर रहे हैं, जो हमने नया कॉलम ऐड किया है उससे अपने सम को अपडेट कर रहे हैं। देखो सम एक बार अपडेट हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये देखो सिंपल सा जो कडेंस का लॉजिक था कि इस वाली अभी हमारी 1D एरे, इसको 1D एरे की तरह ट्रीट करेंगे और इस पर अपना कडेंस वाला लॉजिक लगाएंगे और अपना जो हमारा आंसर है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना m स्क्वायर n या फिर n स्क्वायर m जो भी हमारा बेसिकली छोटा बड़ा हो उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम n की पावर 3 के टर्म्स में अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।